हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है इश्यू ऑफ शेयर। देखिए, आपने डिफरेंट तरह की फॉर्म्स पढ़ी है बिजनेस की, और उसी के अंदर आपने एक कंपनी के बारे में भी सुना होगा। कंपनी एक तरह की आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अगर आपको मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूं तो कंपनी एक तरह की आर्टिफिशियल पर्सन होती है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। यानी कंपनी एक 2013 के थ्रू ये क्या होती है, कंपनी क्रिएट होती है। जैसे हर तरह के बिजनेस को चलाने के लिए फंड यानी पैसे की जरूरत पड़ती है, इसी तरीके से कंपनी को भी रन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। अब एक चीज़ और ध्यान सुनिएगा, जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो कंपनी के फॉर्मेशन पर, ठीक है, कंपनी की हर चीज़ डिसाइड कर दी जाती है। कंपनी को चलाने के लिए जितना फंड की जरूरत पड़ती है उसी को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। यानी कंपनी को रन करने के लिए जितना फाइनेंस की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोल देते हैं, शेयर कैपिटल बोल दिया जाता है उसको। अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें कि शेयर कैपिटल होती क्या है, आप नॉर्मली आपने कैपिटल के बारे में सुना है कि कैपिटल यानी द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड, और द अमाउंट के अलावा रदर देन कैश कुछ भी इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस के अंदर ऑनर के थ्रू, वो सारी चीज़ हम बोल देते हैं क्या, उसी को हम बोल दिया जाता है कैपिटल बोल देते हैं उसको। अब ध्यान से एक बात सुनिएगा, यहाँ पर वर्ड आया है शेयर कैपिटल। आपने अभी तक कैपिटल के बारे में सुना था। शेयर कैपिटल का मतलब क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यानी वो अमाउंट जो शेयर के थ्रू कंपनी के अंदर आ रही है, आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना है, यानी वो अमाउंट जो शेयर के थ्रू कंपनी के अंदर आती है उसी को हम बोल देते हैं क्या, शेयर कैपिटल। समझ में आ गया होगा आपको। यानी शेयर कैपिटल का मतलब आपको क्लियर तरीके से समझ में आया होगा कि जो अमाउंट आपकी कंपनी के अंदर शेयर के थ्रू आती है उसी को हम बोल देते हैं क्या, शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल आपकी तीन तरह की शेयर कैपिटल हो सकती है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जिसका दूसरा नाम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल होता है, इश्यूड शेयर कैपिटल, और साथ ही साथ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अगर हम बात करें ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, उस वक्त जो कंपनी की शेयर कैपिटल डिसाइड होती है उसी को हम बोल देते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। एक और चीज़ है कि कंपनी का जिस वक्त रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस वक्त जो शेयर कैपिटल डिसाइड हुई है उसको ऑथोराइज भी कह देते हैं, देन उसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। क्या बोल देते हैं उसको, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। एक चीज़ और है कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उस वक्त जो शेयर कैपिटल डिसाइड की जाती है वो कंपनी की लाइफ टाइम शेयर कैपिटल होती है। यानी कंपनी जो फंड रेज कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक और इन्वेस्टर्स, वो उसका लाइफ टाइम फंड होता है, उससे ज़्यादा वो फंड रेज नहीं कर सकती फ्रॉम द इन्वेस्टर से। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड LTD। जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो उसके फॉर्मेशन पर उसकी जो शेयर कैपिटल डिसाइड की गई वो डिसाइड की गई है 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ रुपीज शेयर कैपिटल डिसाइड की गई है ABC LTD की। अब एक चीज समझिएगा, ये जो 1 करोड़ रुपीज है ABC LTD की, ये इसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। इसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहेंगे क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये डिसाइड हुई है। फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन, जब इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा था ABC LTD का, उस वक्त 1 करोड़ रुपये डिसाइड हुई थी, इसलिए इसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहेंगे। एक बात समझिएगा, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल के अलावा इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है, नॉमिनल शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें 1 करोड़ रुपीस, जो कि एक अपना आप में काफ़ी बड़ी अमाउंट है, 1 करोड़ ही नहीं होता, 100 करोड़ रुपीस होते हैं, 50 करोड़ रुपीस होते हैं, 100 करोड़ रुपीस होते हैं। और आई थिंक इतनी बड़ी अमाउंट जो कंपनी के अंदर एक कंपनी को चलाने के लिए जो चाहिए वो एक इन्वेस्टर्स के थ्रू तो नहीं आ सकती, पॉसिबल, सारे एक इन्वेस्टर मिलना काफ़ी नहीं होता। तो कंपनी क्या करती है, अब उसको 1 करोड़ रुपीस चाहिए अपनी कंपनी को रन करने के लिए, ठीक है, कंपनी को रन करने के लिए 1 करोड़ रुपीस चाहिए।
तो कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टर ढूंढेगी। एक इन्वेस्टर शायद पैसा इन्वेस्ट ना करे इतना सारा अमाउंट इंडिविजुअली, तो वो क्या करेगी, जो ये 1 करोड़ रुपीस इसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, इसको वो क्या करेगी, छोटे छोटी यूनिट में डिवाइड कर देगी, यानी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में वो क्या कर देगी, इसको डिवाइड कर देगी, और हर यूनिट की वैल्यू डिसाइड कर देगी कि इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। मान के चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक यूनिट की जो वैल्यू वो कितनी है, 100 रुपीज। तो यानी जो एक वैल्यू, जो एक शेयर की वैल्यू यानी एक यूनिट की वैल्यू जो डिसाइड की गई वो कितनी की गई, 100। तो नंबर ऑफ शेयर जो बन जाएंगे यहाँ पर, अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो जो नंबर ऑफ शेयर बनेंगे ABC LTD के, वो कितने बन जाएंगे, वो आपके बनेंगे यहाँ पर 1 लाख। 1 लाख कंपनी के नंबर ऑफ शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर है, जिसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, फंड रेज कर सकती है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। अच्छा एक चीज और है, अभी आपने यहाँ पर 100 रुपीज देखा ना, 100 रुपीज, ये जो 100 रुपीज है इसी को कह देते हैं हम क्या, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की बात करते हैं कि फेस वैल्यू होती क्या है, जो वैल्यू कंपनी की इनिशियली या जो फर्स्ट टाइम डिसाइड की जाती है शेयर की, ठीक है, उसी वैल्यू को बोल दिया जाता है फेस वैल्यू। यानी जब फर्स्ट टाइम कोई शेयर इश्यू होता है किसी एक वैल्यू पर, जो वैल्यू पर, किसी वैल्यू पर जो शेयर इश्यू हुआ है, उस वैल्यू को हम बोल देंगे क्या, मान के चलिए कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है वो डिसाइड की गई 100, तो जो फर्स्ट टाइम डिसाइड की गई है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है शेयर की, उसी को हम बोल देते हैं क्या, फेस वैल्यू। इसको हम नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, नॉमिनल वैल्यू भी कह सकते हैं। ये कंपनी की क्या, शेयर की क्या वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू, और ये आपकी एक सिंगल यूनिट, सिंगल शेयर की वैल्यू होती है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करवा दूं 100 से, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर है, अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं तो कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल बन जाएगी, या कंपनी की टोटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल बन जाएगी कितनी, 1 करोड़। वही सिंपल सी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, आपको एक बात समझ में आ गई कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने बने, 1 लाख। कंपनी क्या करेगी, ये 1 लाख शेयर ऑफर करेगी इन्वेस्टर्स को या पब्लिक को, पब्लिक भी इन्वेस्टर्स में आती है। तो कंपनी जब ऑफर करेगी तो जितने शेयर ऑफर करे गए हैं पब्लिक को, वही कंपनी की इश्यूड शेयर कैपिटल बनेगी। अगर कंपनी ऑफर करती है 1 लाख के 1 लाख शेयर टू द पब्लिक और टू द इन्वेस्टर, तो कंपनी की जो इश्यूड शेयर कैपिटल बनेगी वो 1 लाख रुपीज से बनेगी। अगर कंपनी ऑफर करती है 1 लाख में से 50,000 शेयर टू द पब्लिक और इन्वेस्टर्स, तो इशूड शेयर कैपिटल बनेगी 50,000 के हिसाब से, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज, ये याद रखिएगा। यानी जितने भी शेयर इशू किए जाते हैं या ऑफर किए जाते हैं पब्लिक को, वो उसकी इशूड शेयर कैपिटल होती है कंपनी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यानी कंपनी ने तो ऑफर कर दिए, बट इस प्रोसेस के अंदर, इश्यू ऑफ शेयर के अंदर आपकी 2 प्रोसेस में 2 मेन एलिमेंट होते हैं। एक हो गया आपका कंपनी और दूसरी आपकी आ गई यहां पर इन्वेस्टर्स। तो कंपनी ने ऑफर करे, जितने भी शेयर ऑफर करे हैं कंपनी ने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो उसकी क्या बन गई, इश्यूड शेयर कैपिटल बन गई। अब जितने भी शेयर इन्वेस्टर परचेज करता है, जितने भी शेयर, यानी अगर कंपनी ने 50,000 ऑफर किए और इन्वेस्टर 50,000 शेयर परचेज कर लेता है, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बोलते हैं उसको। यानी कंपनी की सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो बनती है वो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स और पब्लिक के हिसाब से देखी जाती है। यानी पब्लिक जितने भी शेयर परचेज कर रही है या सब्सक्राइब कर रही है, वो कंपनी की सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक बात थोड़ी सी, आपको समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आर दो शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, नॉट बाय द कंपनी। कंपनी ने जो ऑफर किए हैं वो उसकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल नहीं है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कौन सी होगी, जो पब्लिक ने या इन्वेस्टर्स ने जो शेयर परचेज किए हैं और जिसके थ्रू फंड आया है, उसी को हम बोल देंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। मान के चलिए कंपनी ने अगर 50,000 शेयर इशू करे हैं, तो जरूरी नहीं कि 50,000 के हिसाब से ही सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बनेगी। अगर 50,000 में से कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे, बट पब्लिक ने 40,000 शेयर परचेज किए हैं,
तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो बनेगी वो 50,000 की बजाय 40,000 शेयर से बनेगी। अब एक बात सुनिएगा, जो शेयर को परचेज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो शेयर को परचेज करते हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं क्या? शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। यानी जो शेयर को परचेज कर रहे हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। अब एक बात सुनिएगा, कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है, कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज, और इस 100 रुपीज को कंपनी एक साथ भी मंगवा सकती है, कंप्लीट अमाउंट कॉल कर सकती है। किससे? इन्वेस्टर से और शेयर होल्डर से, कंप्लीट अमाउंट। और हो सकता है कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इस तरीके से पैसा मंगवाए। ध्यान से सुनिएगा, अगर कंपनी ने कॉल किए 100 रुपीज, कंपनी ने 100 रुपीज कॉल की थी इन्वेस्टर से और शेयर होल्डर से, और शेयर होल्डर और इन्वेस्टर 100 के 100 पेड कर देते हैं कंपनी को, तो शेयर कैपिटल बनेगी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। बट कंपनी ने कॉल किए 100 और पब्लिक ने जो पेड किए हैं वो कम किए हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पर पब्लिक ने 100 में से 80 पेड किए, तो इस तरीके से सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो बनेगी वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आ जाएगी। और जो अमाउंट अनपेड है उसी को हम बोल देते हैं क्या? कॉल्स इन एरियर, या एरियर अमाउंट के नाम से भी बोला जा सकता है उसको। आपको ओवरऑल सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जब शेयर इशू किया जाता है तो वहाँ पर ये देखते हैं कि कितने शेयर इशू किए गए, नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर इशू किए गए और कितनी वैल्यू पर इशू किए गए हैं, यानी फेस वैल्यू देखी जाती है। ठीक है, कितनी वैल्यू पर इशू किए गए हैं, वैल्यू ऑफ शेयर भी देखा जा सकता है। जब आप शेयर इशू करते हो तो शेयर इशू करने पर आप देखोगे कि नंबर ऑफ शेयर यानी कितने शेयर आपने इशू किए हैं और किस वैल्यू पर इशू किए हैं, यानी वैल्यू ऑफ शेयर भी आप देखते हो जब आप शेयर इशू करते हो। आप ध्यान से सुनिएगा एक चीज, मैंने आपको बोला कि आप शेयर इशू कर सकते हो, इशू करते हो तो शेयर इशू हो सकता है आपका एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। आप कहेंगे कि सर डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होता अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, तो डिस्काउंट पर इशू हो सकता है कुछ सिचुएशन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अलग अलग तरह के शेयर पढ़ेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर के अलावा अगर आप दोबारा से शेयर रीइशू करते हो, तो शेयर रीइशू अगर आप करते हो तो वहाँ पर भी डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो, बट जो उसकी फॉरफीचर अमाउंट होती है, अभी मैं बाद में आपको डिस्कस करूँगा कि फॉरफीचर अमाउंट क्या होती है, जो उसकी फॉरफीचर अमाउंट होती है उतना डिस्काउंट आप अलाउ कर सकते हो। यानी डिस्काउंट दिया जा सकता है बट एट कुछ सिचुएशन में, कुछ स्पेशल कंडीशन में। बाकी इशू पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। यानी अगर मैं इशू की बात करूं तो इशू पर जो डिस्काउंट है, अगर मैं इशू की बात करूं तो इशू पर जो डिस्काउंट है, जब आप फर्स्ट टाइम शेयर इशू करते हो तो वहां पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। ठीक है, इशू पर केवल स्वेट इक्विटी शेयर के तौर पर दे सकते हो, मगर आप पब्लिक को अगर शेयर इशू कर रहे हो तो वहां पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट आओ, चलो उसके बाद, तो ये एक अलग केस हो गया। बात करते हैं एट पार और एट प्रीमियम क्या है। तो मान के चलिए कि 100 रुपीज़ का शेयर है और आपने 100 के 100 रुपीज़ पर शेयर को क्या करा है, इशू किया है। 100 का शेयर 100 में आपने क्या किया है, इशू किया है। इसी को बोल देते हैं एट पार। ना आपने ज़्यादा लिया पैसा पब्लिक से, ना ही आपने कम लिया। जो आपके शेयर की वैल्यू थी, फेस वैल्यू, आपने उस फेस वैल्यू के हिसाब से क्या मंगवाया है, अमाउंट मंगवाई है, कॉल की है शेयर होल्डर से। एट प्रीमियम क्या है कि मान के चलिए कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 100 रुपीज़ का आपका शेयर है,
एंड आपने वो पब्लिक को जो ऑफर किया है वो 120 में किया है, 120। तो यहाँ पर जो 20 रुपये है यानी 20 रुपीज़ जो है यहाँ पर वो क्या आ जाएगा आपका प्रीमियम में आ जाएगा। यानी आपने क्या किया है, आपने, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, आपने एट पार पर इशू किया है एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू यानी शेयर तो आपके पास से जो गया है वो 100 रुपीज़ का ही गया है, बट अमाउंट जो आ रही है पब्लिक से वो आपके पास कितने रुपए से आ रही है, कितनी अमाउंट कितने रुपए से आ रही है, वो 120 रुपीज़ के हिसाब से आ रही है। तो शेयर 100 रुपीज़ का ही गया है, बट फालतू जो अमाउंट आई है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आई है, उसी को हम बोल देते हैं क्या, प्रीमियम। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात थोड़ा सा, आप इस डिस्काउंट की सिचुएशन को हटा देते हैं, क्योंकि जब शेयर ऑफर किया जाता है पब्लिक को तो उस वक्त कोई डिस्काउंट होता ही नहीं है। यानी आप एक बात बोल सकते हो कि सर इसका मतलब ये है कि जब आप शेयर इशू करोगे पब्लिक को तो उस वक्त वो एट पार पर इशू होगा और एट प्रीमियम पर इशू होगा। नेक्स्ट, जब आप शेयर इशू करते हो पब्लिक को तो मैंने आपको बोला ना नंबर ऑफ शेयर देखा जाता है और फेस वैल्यू देखी जाती है, तो वहाँ पर भी 3 सिचुएशन आपके सामने हो सकती है। जब आप शेयर इशू करते हो पब्लिक को तो वहाँ पर भी आपके सामने क्या 3 सिचुएशन आ सकती है। हो सकता है वो फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो, हो सकता है वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो, और मे भी हो सकता है वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो। ध्यान से देखिएगा एक चीज, फुल्ली अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या। मान के चलिए आपने पब्लिक को ऑफर किए, यानी आपकी तरफ से 10,000 शेयर ऑफर किए गए हैं। आपने कितने इशू करे, 10,000, एंड पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किए हैं वो कितने करे हैं। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं कितने, 10,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे जितने पब्लिक कंपनी ने ऑफर किए उतने ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किए। इसी सिचुएशन को हम बोल देते हैं क्या, फुल्ली सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत सिंपल है कि आपने तो ऑफर किए हैं 10,000 शेयर, बट पब्लिक ने, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना जब आप शेयर इशू करते हो तो उस प्रोसेस में 2 एलिमेंट होते हैं, एक कंपनी, दूसरी तरफ आपसे पब्लिक। तो कंपनी ने ऑफर किए 10,000 शेयर, बट पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किए हैं वो किए हैं 8,000 शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। इसको ही बोल देंगे हम क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन। इसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन पर बात करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत सिंपल है। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपने ऑफर किए थे 10,000 एंड ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर कंपनी ने ऑफर किए हैं 10,000 शेयर, एंड पब्लिक ने जो एप्लीकेशन भेजी है सब्सक्रिप्शन के लिए वो आपके पास आ जाती है ज़्यादा, यानी 15,000 शेयर। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, 15,000, 16,000, 17,000, 18, कुछ भी ज़्यादा आ जाती है एप्लीकेशन। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यानी सब्सक्रिप्शन वो करना चाहती है, वो ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहती है, एप्लीकेशन जो आई है ज़्यादा आ चुकी है, तो दैट सिचुएशन कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल्ली सब्सक्रिप्शन के अंदर कंपनी ने 10,000 इशू किए और जितने इशू किए हैं पब्लिक ने उतने सब्सक्राइब कर लिए, उसी सिचुएशन को हम बोल देंगे फुल्ली सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर पब्लिक ने, कंपनी ने ऑफर किए 10,000 शेयर, बट पब्लिक जो है 8,000 शेयर को सब्सक्राइब करना चाहती है या कम भी कर सकती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम बोल देंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर पब्लिक ने ऑफर किए थे 10,000 शेयर, बट कंपनी ज़्यादा परचेज करना चाहती है, तो उस कंपनी कह रहा हूँ, पब्लिक अगर ज़्यादा परचेज करना चाहती है तो उस सिचुएशन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर हम बात करें तो ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर कंपनी ने ऑफर करे 10,000 शेयर और पब्लिक जो है परचेज करना चाहती है वहाँ पर 15,000 या उससे ज़्यादा, तो उसी सिचुएशन को हम बोल देते हैं क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक्सिस मनी की सिचुएशन दिखेगी। आपके पास
फालतू पैसा आ जाएगा, एक्सिस मनी आएगी आपके पास। अगर एक्सिस मनी आती है तो एक्सिस मनी के अंदर भी आप उसका दो तरीके से जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको रिफंड कर दीजिए, अगर क्वेश्चन के अंदर बोला है, आप चाहे तो उसको एडजस्ट कर दीजिए आगे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल पर। यह आपकी इश्यू ऑफ शेयर पर तीन तरह की सिचुएशन आ सकती है। इश्यू ऑफ शेयर पर एट पार प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर पर फुल्ली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसके बाद बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर के अंदर ही कि हो सकता है कि जब आप शेयर इश्यू कर रहे हैं तो वहां पर आपके सामने और दो सिचुएशन आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर हो ऐसा जो आगे के पैसे, मैंने बोला था कि जो अमाउंट है वो आप इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हैं, तो हो सकता है कि जो आगे की अमाउंट आनी थी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की अमाउंट जो है वो क्या करे, अलॉटमेंट के साथ पेड कर दे। इसे बोलते हैं एडवांस। अगर एडवांस मनी आती है, एडवांस आती है तो उसको हम बोल देते हैं, देखो अगर कॉल्स पर पैसा आ रहा तो उसको बोल देते हैं हम क्या, कॉल्स इन एडवांस। यानी आपके सामने कॉल्स इन एडवांस की सिचुएशन हो सकती है, यानी जब शेयर होल्डर एडवांस में पैसा पे कर देता है कंपनी को, उसी को हम बोल देते हैं कॉल्स इन एडवांस। हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर टाइम हो गया पेमेंट करने का और अमाउंट को पेड करने का शेयर की, और वो अमाउंट पे नहीं कर पाया, तो उस सिचुएशन के अंदर उसी को हम बोल देते हैं कॉल्स इन एरियर। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कॉल्स जो वर्ड है, ठीक है, ये कॉल्स फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल या कॉल्स मनी के लिए होता है। अगर अलॉटमेंट पे एरियर है तो बस एरियर ही बोलते हैं, फिर कॉल्स इन एरियर नहीं बोलेंगे। अलॉटमेंट पर अगर एडवांस है तो बस एडवांस बोलेंगे, उसको कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिएगा ध्यान से, कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एरियर के बाद एक शेयर होल्डर को नोटिस भेजा जाता है कि भाई पेमेंट कर दे। उसको कहा जाता है कि आपका इतनी अमाउंट अनपेड है, आपको पेमेंट करनी है। 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है अकॉर्डिंग टू सेबी। अगर हम बात करें, अगर वो 14 डेज के अंदर पेमेंट कर देता है ठीक, नहीं करता तो कंपनी के पास राइट आ जाता है उन शेयर को फॉरफीचर करने का। फॉरफीचर की बात करते हैं कि फॉरफीचर क्या होता है। फॉरफीचर बहुत सिंपल है। मान के चलिए कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मेरे पास एक बंदा आया मेरे पास जो है प्लॉट परचेज करने के लिए, एंड उसको एक प्लॉट पसंद आया, तो उसने क्या करा, एक टोकन अमाउंट मेरे को, यानी मेरा एक प्लॉट की अगर कीमत में मान के चलता हूँ एग्जांपल के तौर पर 10 लाख रुपए की थी, तो उसने मुझे 50,000 दे दिया। एंड देन उसने बोला कि आपको कंप्लीट अमाउंट 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो आप ध्यान सुनिएगा, यानी उसने मुझे जो टोकन अमाउंट दी है, जितनी अमाउंट दी है, अब अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है तो उसका प्लॉट हो जाएगा। बट अगर उसने 1 महीने बाद पेमेंट नहीं करा, मैं उसको कॉल करूंगा, उसको बोलूंगा कि मेरे भाई आपका टाइम पूरा हो चुका है, आपको क्या करना है, आपकी अमाउंट ड्यू रह रही है, जल्दी से जल्दी अपनी अमाउंट पे करिए। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो मैं उसको बोलूंगा कि आपने जो मुझे टोकन अमाउंट दी है वो भी खत्म आपकी, यानी वो मैंने क्या कर लिया, फॉरफीचर कर लिया। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना। मैंने क्या कर लिया, जब्त कर लिया, फॉरफीचर आपकी अमाउंट को जब्त कर लिया। एंड देन मैं आपको प्लॉट भी अलॉट नहीं करूँगा, शेयर यानी प्लॉट भी अलॉट नहीं करूँगा। इसी तरीके से जब शेयर होल्डर जब कॉल्स इन एरियर होता है तो उसको टाइम दिया जाता है, बोला जाता है अगर वो पेमेंट नहीं करता तो उसकी अमाउंट आई है वो अमाउंट फॉरफीचर कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है, और फॉरफीचर करने के बाद उसके जो शेयर थे वो भी शेयर भी वापस ले लिए जाते हैं, उससे कोई शेयर उसको अलॉट नहीं किया जाता। इसी सिचुएशन को, इसी पोजीशन को बोला जाता है फॉरफीचर। फॉरफीचर के बाद अब याद रखना कि जब फॉरफीचर होता है तो फॉरफीचर का मतलब देखो, इश्यू का मतलब कंपनी के पास से शेयर चले गए, फॉरफीचर का मतलब कंपनी के पास शेयर वापस आ चुके हैं, किससे, पब्लिक से। ध्यान से सुनिएगा, फॉरफीचर के बाद आप शेयर रीइश्यू करते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप शेयर को अपने पास रखोगे, आप दोबारा से शेयर रीइश्यू करेंगे, और जितने शेयर रीइश्यू किए गए हैं उसके हिसाब से अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है फॉरफीचर पर, तो उस फॉरफीचर अमाउंट को आप कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे आप। कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ही क्यों ट्रांसफर किया गया, जब आपको शेयर पर कोई भी प्रॉफिट होता है, चाहे वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो या कुछ भी हो, जो भी प्रॉफिट होता है उसे बोल देते हैं कैपिटल प्रॉफिट।
अगर हम कैपिटल प्रॉफिट की बात करें तो कैपिटल प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट विच इज अर्न ऑन द परचेजिंग एसेट्स और सेल ऑफ एसेट, यानी जब आप कोई एसेट सेल करते हो या जब आप एग्जांपल के तौर पर कोई एसेट सेल कर रहे हो या कोई एसेट परचेज कर रहे हो, एसेट परचेज करते वक्त जब आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट को हम बोल देते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट को ही ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। फॉरफीचर एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट था, जो फॉरफीचर अमाउंट थी वो एक तरह की कैपिटल प्रॉफिट थी, और उसी अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेंगे। बट याद रखना कि वो कब ट्रांसफर होती है, जब शेयर को रीइश्यू किया जाता है तब, और जितने शेयर रीइश्यू किए गए हैं उसी हिसाब से कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट करते हैं कि शेयर किस तरीके से इश्यू होता है। तो अगर शेयर इश्यू करने की बात आ जाए तो जो शेयर इश्यू होता है वो एक फेस वैल्यू पर होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक शेयर आप इश्यू कर रहे हो और शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज़। कंपनी 100 रुपीज़ के हिसाब से कॉल करेगी, जितने भी नंबर ऑफ शेयर है उस पर अमाउंट। कंपनी 100 रुपीज़ को कॉल करेगी, किससे? इन्वेस्टर से कॉल करेगी, शेयर होल्डर से कॉल करेगी, जो शेयर को परचेज करेंगे उनको। मैंने कहा था कि कंप्लीट अमाउंट कंपनी कॉल कर सकती है। कंपनी इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है। इंस्टॉलमेंट कंपनी क्या कर सकती है, इस 100 रुपीज़ को एप्लीकेशन पे कॉल कर सकती है। आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, शेयर को इशू करने का एक तरीका होता है। शेयर को इशू करने का एक तरीका का मतलब क्या? एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी सबसे पहले, अगर वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर रही है तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। वो क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है मार्केट के अंदर पब्लिक को। प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी, फ्यूचर में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है प्रोवाइड कर दी जाती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू इन्वेस्टर्स को। जब प्रोस्पेक्टस इशू हो जाता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रोस्पेक्टस को रीड करते हैं। रीड करने के बाद वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन भेजते हैं। एप्लीकेशन भेजते हैं वो एप्लीकेशन आएगी कंपनी के पास, और कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेशन के साथ, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो इन्वेस्टर एप्लीकेशन भेजते हैं तो एप्लीकेशन पर वो थोड़ी बहुत टोकन अमाउंट सेंड करते हैं जितनी कंपनी ने मंगवाई है। 25% अकॉर्डिंग टू द सेबी है। कंपनी जो इशू प्राइस है उसका 25% कॉल उसको करना ही करना है, तो 25% तो कम से कम एप्लीकेशन के ऊपर रखी जाती है, जो शेयर होल्डर जो है कंपनी को सेंड करते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पर प्रोस्पेक्टस इशू किया गया, प्रोस्पेक्टस के बाद एप्लीकेशन आई, और एप्लीकेशन पर जो अमाउंट आई है, ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं हम उसको, कि कंपनी ने क्या करा, टोटल 100 रुपीज़ थे, 100 रुपीज़ में से 25 रुपये कहाँ पर कॉल कर लिए? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अभी 75 रुपीज़ बची है। कंपनी क्या करेगी, ये 75 रुपीज़ को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देगी। इससे अगली इंस्टॉलमेंट को हम बोलेंगे अलॉटमेंट, यानी जब शेयर का अलॉटमेंट होगा तब कंपनी कुछ अमाउंट फेस वैल्यू क्या करेगी, कॉल करेगी इन्वेस्टर से। मान के चलिए यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर कॉल किए हैं 35 रुपीज़, यहाँ पर कॉल कर लिए, टोटल 60 कॉल कर चुकी है कंपनी पब्लिक से, यानी शेयर होल्डर से। अभी भी कुछ अमाउंट बच रही है। कंपनी क्या करेगी, बाकी जो अमाउंट बची है उसको कॉल पर बुलाएगी। कॉल बोल देते हैं। अलॉटमेंट के बाद जो इंस्टॉलमेंट आती है उसको हम बोल देते हैं कॉल मनी। जितना भी पैसा आएगा कॉल करने पर उसे कॉल मनी कह देते हैं। तो डिवाइड कर सकती है वो, हो सकता है फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकंड कॉल पर पैसा मंगवाए। टोटल 60 मंगवा चुकी थी, 20 यहाँ पर कॉल कर लिया, 20 यहाँ पर कॉल कर लिया।
थोड़ा ध्यान से ये बात याद रखिएगा, कम से कम इन दोनों के बीच में, इनके बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए जब इस तरह से इंस्टॉलमेंट आप मंगवा रहे हो। और अमाउंट शुड भी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी कोशिश करनी है कि अमाउंट दोनों की क्या होनी चाहिए, हार्मोनी यानी सिमिलर होनी चाहिए। इस तरीके से कंपनी क्या करेगी, सारी अमाउंट को कॉल करेगी, जो कंपनी की टोटल वैल्यू, एक शेयर की जो टोटल वैल्यू है वो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट के रूप में क्या करेगी, शेयर होल्डर से कॉल करेगी। इस तरीके से शेयर इशू होता है। अब एंट्री की अगर हम बात करते हैं कि एंट्री कैसे होती है, तो एंट्री में याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर अगर एंट्री की बात करें तो सबसे पहले अमाउंट आती है, इसीलिए हम बोल देते हैं रिसीव की एंट्री, देन अमाउंट ड्यू की एंट्री होती है। रिसीव, अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, शेयर जनरल पब्लिक को अगर ऑफर किए जाते हैं तो पब्लिक को कौन जानता है, तो अगर आप किसी अननोन बंदे को कुछ चीज़ सेल करते हो तो सबसे पहले अमाउंट रिसीव करते हो, इसीलिए एप्लीकेशन पे पहले रिसीव है, देन आपने उसके बाद ड्यू की एंट्री है। ड्यू की एंट्री बहुत सिंपल है, ड्यू का मतलब क्या होता है कि अब आप जितनी अमाउंट जो है सामने वाले ने बंदे ने दी है, आप उतनी अमाउंट जो है उसकी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जनरल पब्लिक एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके लिए अननोन थी, बट अब जो शेयर होल्डर जिन्होंने आपके लिए शेयर परचेज किए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वो आपके लिए क्या होगा, नोन हो चुके हैं। एक तरीके से अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं वो आपके लिए नोन हो चुके हैं। अगर वो नोन हो चुके हैं तो इस तरीके से आप पहले ड्यू की एंट्री कर सकते हो और बाद में पैसा रिसीव कर सकते हो। ड्यू की एंट्री कर सकते हो और उसके बाद अमाउंट को रिसीव कर सकते हो। ड्यू की एंट्री कर सकते हो और देन आप क्या कर सकते हो, अमाउंट को रिसीव कर सकते हो। अगर हम रिसीव की एंट्री की बात करें, एप्लीकेशन पर रिसीव की एंट्री, हम रिसीव की एंट्री की बात करते हैं कि रिसीव की एंट्री कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा। तो आपने जनरल एंट्री के रूल तो आपने पढ़े ही हैं। नॉर्मली जब अमाउंट आएगी यानी कैश आएगा, पहली बात कैश नहीं आता, बैंक के थ्रू अमाउंट आती है, ठीक है। जब आप शेयर इशू करते हो तो कंपनी के पास जो अमाउंट आती है तो वो बैंक के थ्रू आती है, ना कि कैश के फॉर्म में। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है वो डेबिट हो जाती है, व्हाट कम्स इन डेबिट। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, यहाँ पर जो अमाउंट आ रही है ये नहीं पता कि कौन कौन, क्योंकि जनरल पब्लिक को क्या गया है तो एक का नाम लिखना, तो यहाँ पे सबका नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं है। तो एप्लीकेशन पर अगर अमाउंट आ रही है तो यहाँ लिख सकते हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी जितनी भी अमाउंट आई है वो किस पर आई है, एप्लीकेशन पर अमाउंट आई है। लिख दीजिए 25 रुपीज़ के हिसाब से आपकी यहाँ पर अमाउंट आई है, ठीक है। इसके बाद इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री मतलब जितने 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पर आए हैं उतनी अमाउंट अब कंपनी के शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या कर दी जाएगी, क्रेडिट कर दी जाएगी, एप्लीकेशन पर जितनी अमाउंट आई है। यानी एक तरीके से कह सकते हो आप, नॉर्मली एक तरीके से कह सकते हो कि उतनी अमाउंट के शेयर अब उसके नाम पर क्या कर दिए जाएंगे, चढ़ा दिए जाएंगे, रजिस्टर्ड कर दिए जाएंगे कि इतने शेयर हमने इसको 25 रुपये के हिसाब से शेयर अभी दे दिए, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री है 25। एप्लीकेशन की एंट्री आपके सामने है। इसके बाद बात करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट में आपको पता ही है कि सबसे पहले ड्यू की एंट्री करते हैं, बाद में रिसीव की एंट्री करते हैं। तो ड्यू की एंट्री का मतलब क्या, अब तो देखो शेयर होल्डर आपके लिए अवेयर हो चुके हैं, आप उनसे अवेयर हो चुके हो, आपके लिए नोन है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर कि हाँ चलो इतनी अमाउंट हमारे आनी है शेयर कैपिटल के अंदर, तो आप पहले ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, कर दीजिएगा। इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितनी अमाउंट, 35। नेक्स्ट, इसके बाद आप एंट्री करेंगे अमाउंट को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी, 35।
अलॉटमेंट के बाद एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे भी पहले ड्यू की एंट्री होगी, देन उसके बाद रिसीव की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री के अंदर पहले आप ट्रांसफ़र कर सकते हो शेयर कैपिटल का अकाउंट के अंदर पैसा, कि इतने पैसे हमारे आने हैं, आपने ट्रांसफ़र कर देना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितनी अमाउंट, 20 रुपीज़। इसके बाद इसकी रिसीव की एंट्री होगी, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 20 रुपीज़ से ही। इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई, फर्स्ट कॉल पे भी पहले ड्यू की एंट्री कर ली, देन आपने उसके बाद रिसीव की एंट्री कर दी। इसी तरीके से सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे। सेकंड कॉल के अंदर भी पहले ड्यू की एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट है, 20 रुपीज़ से ही। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, कितनी अमाउंट, 20 रुपीज़। आपके सामने टोटल एंट्रीज आ चुकी है। आप ध्यान से एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन पे भी 2 बार एंट्री, मतलब आपकी जर्नल एंट्री जो बनेगी 2 बार बनेगी। अलॉटमेंट पे भी 2 बार है, फर्स्ट कॉल पर भी 2 बार है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर भी 2 बार है। यहाँ पर पहले आपकी रिसीव की बनी, देन ड्यू की। यहाँ पर पहले ड्यू की, बाद में रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। इस तरीके से आपने टोटल एंट्रीज बना चुके हैं। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई है, देन प्लीज़ विजिट टू माई चैनल ऑन यूट्यूब कॉमर्स प्लस माइनस। तो आप प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए कॉमर्स प्लस माइनस पर। वहाँ पर मेरे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं, क्वेश्चंस के भी वीडियो पड़े हैं, आप उनको एक बार वॉच कीजिए एंड देन उसके बाद मेरे यूट्यूब को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।